मॉर्निंग एवरीबॉडी। देन ऑफ कोर्स आज हम यहाँ पर आए हैं जस्ट टू एनालाइज द कंपनीज एक्ट। कंपनी लॉ का एग्जामिनेशन जो अभी अभी सीएस का कंडक्ट किया गया दिसंबर 2015 के लिए, वो क्वेश्चन हमारे सामने है कंपनी लॉ के। और आज हम इन सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे और आप भी बैठ के देखोगे साहब आप पेपर में क्या करके आए हो, कहाँ क्या छूट गया, क्या करना चाहिए था, क्या लैकिंग रह गई, कहाँ आपने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। और अकॉर्डिंगली ये सारा देख के समझ करके जो है आप अपने स्कोर बना सकते हो कि सब हम कितने मार्क्स लेके आ सकते हैं पेपर। डिस्क्लेमर, बिल्कुल मैं जो भी क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ रेफरिंग टू द बेयर एक्ट, रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड नोटिफिकेशन ऑफ द एमसीए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द केस स्टडीज, सबको बेस बना करके मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट आंसर होगा मैं वो करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ गलतियां हो सकती है, इसके लिए आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो। सभी चीजों को एक क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो, एक्ट का, रूल्स का। मैं रूल रेफर करूंगा, सेक्शन रेफर करूंगा एंड ऑफ कोर्स इट विल बी विजिबल दैट फॉर यू टू हैव ऑफ कोर्स क्रॉस वेरिफिकेशन फॉर ऑल। Any mistake is happened, then of course I am not responsible for that mistake. Of course I am trying my level best to provide you the best answer, the best situation, whatever you got here. चलिए क्वेश्चन के बारे में अगर बताऊं कि पेपर कैसा आया था, कैसा आया था, इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन कैसे क्वेश्चन से, तो ठीक है थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करने दो, फिर मैं इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन को कराऊंगा और पेपर में क्वेश्चंस कैसे आए थे इन सारे इश्यूज के ऊपर आप ही बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे पेपर में। देखो हमारे सामने सबसे एक बढ़िया बात ये हुई है कि पहले एग्जामिनेशन में कहते थे 8 क्वेश्चन दे देते थे और कहते थे 6 सॉल्व करो, लेकिन अब क्या कर दिया है, आंसर ऑल क्वेश्चंस, दैट इज ऑफ कोर्स द मेन इशू। एंड सारे क्वेश्चन आंसर करने आपको, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स सिंपल, यू हैव टू आंसर ऑल क्वेश्चंस। चलिए भाई, तो हम कंपलसरी की तो बात अब कुछ है ही नहीं, जब सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने को, यानी कि सारे क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी इस मैटर में। कुछ इंटरनल चॉइस भी जरूर दिए गए हैं, जैसे फॉर 2 क्वेश्चन में 2 कर लो या 2A कर लो, 3 कर लो या 3A कर लो। 2-3 जगहों पे ऑफ कोर्स इंटरनल चॉइसेस आपको प्रोवाइड की गई है। एनीवे हम क्वेश्चंस को कराते हैं और क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो सकता है, एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है, हम उस इश्यूज के ऊपर भी आपके साथ अभी हम ऑफ कोर्स मुखातिब हो रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने, जरा देखो, जरा बड़े ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन कहते हैं कि साहब पहला क्वेश्चन निकल गया तो पेपर बढ़िया चला गया हमारा, और यकीनन सही बात भी है। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ट है हमारा, आंसर बेस्ट हो गया, देन हमारा ऑफकोर्स पेपर भी बेस्ट बन गया। तो चलिए देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे और क्या सिचुएशन यहाँ पे तो हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान देना, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इट्स वी हैव गॉट देयर CS एक्सटेंसिव दिसंबर 2015 एग्जामिनेशन जो अभी अभी इंस्टीट्यूट में कंडक्ट किया है। और पहला क्वेश्चन देखना हमारे पास, सिंपली कहते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव गॉट देयर। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने, ध्यान दो, कहते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट इंटाइटल्ड टू सू ए नेचुरल पर्सन और टू सू अनदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द सेम एक्ट। इस पे कमेंट करनी है। ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है भाई, ये गलत क्या है? तुमने कंपनी के स्पेशल फीचर्स पढ़े होंगे और याद को एक स्पेशल फीचर आता है ना, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। नहीं करते ना, XYZ लिमिटेड वर्सेस राम प्रसाद या XYZ लिमिटेड वर्सेस ABC लिमिटेड, मतलब कंपनी ने ही किसी इंडिविजुअल पे सूट फाइल किया है या फिर ऑफ कोर्स कंपनी ने दूसरी कंपनी पे केस फाइल किया है। तो चूंकि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और जैसे एक आम इंसान उसके साथ कुछ गलत हो तो वो दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकता है कोर्ट में, हमारी कंपनी के पास भी पावर है कि वो इस केस को फाइल करे, अपने साथ हुई गलतियों के लिए वो केस फाइल करे। 100% करेक्ट सिचुएशन, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, सिचुएशन इज कंप्लीट करेक्ट। अच्छा दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये कहता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 2013 डज नॉट हैव द राइट टू रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल।
लेकिन यहाँ एक बात है, ऑन सिलेक्टिव बेसिस। देखो ध्यान से, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पे क्वेश्चन पूछा गया, और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए सेक्शन 100 टू 104 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 2013 के चूंकि प्रोविजन नोटिफाइड नहीं हुए हैं, तो हमको कंपनीज एक्ट 96 के अकॉर्डिंगली मैटर फॉलो करना है। कंपनीज 2013 वाले एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो क्या हुआ, जो प्रोविजन इनफोर्स होगा वही प्रोविजन तो कंपनी के ऊपर लगेगी। तो यहाँ कहते हैं कि कंपनी कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर सकती, चलो रिड्यूस तो कर सकती है ऑन सिलेक्टिव बेसिस। सिलेक्टिव बेसिस का मतलब यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि साहब जैसे कंपनी रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कोई एक एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल कॉल्स को एक्सटिंग्विश कर रही है, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए पे पेड अप हुए थे, 2 रुपए की कॉल आउटस्टैंडिंग है और कंपनी कॉल एक्सटिंग्विश कर रही है, मतलब कि मेंबर्स को कह रही है कि आपके 2 रुपए कॉल हम नहीं मांगेंगे, आपकी शेयर फुली पेड हो गई। क्या ये पॉसिबल है कि कुछ मेंबर्स कॉल को एक्सटिंग्विश करें, कुछ मेंबर्स को छोड़ दें? मतलब कुछ मेंबर्स के कैपिटल रिड्यूस हो चुके हैं, कॉल्स वेव आउट हो चुकी है, और कुछ मेंबर्स से कॉल्स जो है ऑफ कोर्स वो वेव आउट नहीं हुई है। ऐसा कोई प्रोविजन था या नहीं था? क्या सिलेक्टिव बेसिस पे कैपिटल रिड्यूस किए जा सकते हैं? जहां तक सेक्शन 100 टू 104 को हमने फाइंड आउट किया था, या जो भी रूल्स वगैरह व्हाटएवर हमने फाइंड आउट किया था, ये बात तो कहीं स्पेसिफाइड कि साहब हम सिलेक्टिव बेसिस पे नहीं कर सकते। तो नेचुरली हमारा ये सिचुएशन डायरेक्शन जा रहा है, सिंस इट इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट हियर 100 टू 104, इट्स नॉट प्रोहिबिटेड, ऐसा नहीं लिखा है कि यूनिफॉर्म बेसिस पे ही आपको कैपिटल की रिडक्शन करनी है, यू कैन हैव टू, हम सिलेक्टिव बेसिस पे कैपिटल की रिडक्शन कर सकते हैं, अलाउड, नो प्रॉब्लम। हमको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी पड़ेगी और कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, दैट वुड बी अ नाइस सिनेरियो। हियर द आंसर इज दैट, यू नो, yes, company can reduce the share capital onto the selective basis, and I have given the answer for that, reasons for that, this one. अच्छा, क्वेश्चन में सी कहता है, ध्यान देना, कहता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द कंपनी एक्ट 2013 may amend its articles of association so as to confer upon its power to forfeit the shares of those members who have defaulted in payment of calls made by the company। 100% करेक्ट है भाई। अगर मेंबर कॉल्स की पेमेंट ना करे तो कंपनी के पास तो एक ही ऑप्शन रह जाता है ना कि उस मेंबर के कॉल्स शेयर्स को फॉरफिट कर ले। बिल्कुल भाई, कंपनी को हो सकता है बोनस शेयर देनी हो, बाईबैक करनी हो, नई पब्लिक इशू लानी है, इन सब में देखते हैं कि सारे शेयर्स फुली पेड हो, लेकिन अगर शेयर फुली पेड नहीं होती है तो बहुत नेचुरल सा फैक्ट है, या तो शेयर फुली पेड हो जाए या फिर शेयर्स को फॉरफिट कर ले। तो पब्लिक कंपनी अमेंड कर सकती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, कन्फर्ट कर सकती है पावर की फॉरफिट कर ले हम शेयर्स को, और उन मेंबर के शेयर को फॉरफिट कर ले जो कि कॉल्स की पेमेंट नहीं किए। ये भी चलेगा, यस, यहाँ भी हम कर सकते हैं, और हम अपने ग्राउंड्स पे कुछ स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमारा आंसर यहाँ भी ये सारा है, कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल नॉट इंटाइटल्ड टू सू, यहाँ पे आंसर नो आएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बिकॉज आपको यहाँ पे सू फाइल कर सकती है। और फोर्थ पॉइंट पे आना, फोर्थ पॉइंट में अगर हम स्पेसिफाई करें, a company incorporated under the Companies Act 2013 never dies except when it is found up as per the law। कहते हैं ना, कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड किल्ड बाय द लॉ इटसेल्फ। नहीं, वाइंडिंग अप से ही कंपनी बंद होती है। कंपनी के ऊपर बड़े से ताला लगा देंगे तो कंपनी बंद होगी क्या? नहीं होगी, वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग में जाना पड़ेगा, वाइंडिंग अप होगी तभी कंपनी बंद होगी। लेकिन 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 ठहरो ठहरो, इसका थोड़ा एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन, अगर वो आप पेपर में लिख के आओ तो बिल्कुल आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं यहाँ पर। और एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन नंबर 560 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। डिफरेंट कंपनी, याद आ रहा है ना? डिफरेंट कंपनी में क्या होती है? कंपनी एक्टिव नहीं होती है, आरओसी कहती है कि साहब एक्टिव हो या नहीं हो हमें बता दो, नहीं बताया, आरओसी ने दूसरी नोटिस भी दिया, उसका भी रिप्लाई नहीं किया, तो आरओसी कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज हटा देती है, और ये कंपनी क्या कहलाती है फिर? डिफरेंट कंपनी। एक तरह से कंपनी की डेथ हो गई, और डेथ हो गई क्या मतलब हुआ?
बिना वाइंडिंग अप के डेथ हो गई, then of course this is called section 560. That's called of course the different company. That is such a matter which is just specified, which is just referred as of course the different company. It is a matter concerned with the winding up of the company. That is just called as of course the different company. This is called the point for here. अच्छा, डिफरेंट कंपनी के अलावा भी हमारे पास एक और प्रोविजन अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 455, याद आ रहा है 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, 455 याद आ रहा होगा, 2013 सॉरी, ऑफ कोर्स 455 याद दिला दूं, गवर्नमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी भी होती है ना, या तो प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बना लेते हैं, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में को होल्ड करने के लिए बना लेते हैं, या फिर हम अफकोर्स गवर्नमेंट कंपनी बनाते हैं जस्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट ना। और जो गवर्नमेंट कंपनी बनाते हैं वो फॉर द टाइमिंग उनका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं होता, कोई सिग्निफिकेंट एंट्रीज नहीं होती फॉर द टाइम बिंग। तो कंपनी एक तरह से डेड कंपनी होती है। बहुत सारे लिमिटेड प्रोविजंस हैं जो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि साहब ये स्टेटमेंट जो पूरी तरह से सही नहीं है। Still we have got certain situation in which a company can be considered as of course a dead company even without the winding up. We can say that the company is of course the dead company even without the winding up. Still we have got certain situation. तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 1? थोड़ा टेक्निकल था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला था और थोड़ा बहुत डीप स्टडीज की रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज कई जगह हमको लगता है कि ऐसा हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। अगर हो सकता है तो रीजन आपको बताने पड़ेंगे कि इसके रीजंस क्या हैं, और नहीं हो सकता तो उसके रीजन बताने पड़ेंगे, बिकॉज जो मार्क्स आपको मिलने वाले हैं यस और नो पे नहीं मिलने वाले, बल्कि उसके पीछे बैकग्राउंड में जो आप अपने बोल्ड स्टेटमेंट को लिखते हैं, बोल्ड पॉइंट को लिखते हैं, उसके ऊपर आपको ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। तो 5 नंबर का हर एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है आपके सामने, 4 क्वेश्चन बनाया, 20 नंबर आपके हाथ में इमीडिएटली पड़े हुए हैं। ध्यान रखना, रीजंस बनाए हुए हो, रीजन दिए हो, अच्छे रीजन दिए हुए हो, then of course you will be getting the marks, otherwise तो बेटर अगले पॉइंट आते हैं। जब हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 तो है बहुत ही, मतलब इंस्टीट्यूट ने आपको सपना दिखा दिया कि सीएस बनना ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल का काम नहीं है। हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम तो कंपनी एंड एलएलपी में डिफरेंस पूछते हैं, कोई बड़ा टफ क्वेश्चन कोई ना पूछते हैं। कंपनी क्या होती है तुम पढ़े हो, जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, एलएलपी क्या है जो एलएलपी एक्ट में रजिस्टर्ड है, व्हाटएवर। कंपनी में ऑफ कोर्स लिमिटेड लायबिलिटी होती है, एलएलपी में एलएलपी की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, राइट ना। दोनों का काम भले ही आरओसी के पास होता है, लेकिन कंपनी एक्ट के कई प्रोविजंस एलएलपी के ऊपर ऑफ कोर्स कंपनी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी एलएलपी के ऊपर नहीं होती, इसके लिए अलग से एलएलपी एक्ट अवेलेबल है। और देख लो इंस्टीट्यूट ने बहुत बढ़िया काम किया आपके लिए, ये तो कमाल ही कर दिया, इतना आसान क्वेश्चन पूछा। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस, भाई ये तो कोई क्लास लेता होगा, कई बार टीचर ऐसे ही बताते होंगे प्रेफरेंस शेयर क्या होती है, वो शेयर जिसपे मेंबर्स को राइट्स होता है, उन्हीं मैटर्स पे जो उनको इफेक्ट करे उन्हीं मैटर्स पे वोटिंग राइट होती है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को हर मैटर पे वोटिंग राइट होती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल डिविडेंड मिलती है, प्रेफरेंस होल्डर्स को प्रेफरेंशियल पेमेंट मिलती है कैपिटल के वाइंडिंग अप के वक्त। नहीं मतलब इजी सा क्वेश्चन डाल दिया, और ये तो और कमाल कर दिया भाई, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस पूछा है, मतलब मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस, इट्स टू इजी टू हैव दैट यू नो। हमने मेमोरेंडम को डिफाइन करना है, सेक्शन 2 क्लॉज 56 मेमोरेंडम डिफाइंड है, बड़े आराम से हम मेमोरेंडम को डिफाइन कर सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मींस द memorandum of association of the company as originally framed or altered time to time in accordance with this act or any previous company law। और वैसे ही आर्टिकल्स का भी डेफिनेशन है। मेमोरेंडम के क्लॉज 5 लिमिटेड होते हैं, आर्टिकल्स में कई सारे क्लॉजेस होते हैं, मतलब व्हाटएवर मॉडल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बता दो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का जो मॉडल फॉर्म्स है वो बता दो, एंड वेरी इजीली यू कैन ऑफ कोर्स सिक्योर द मार्क्स देयर। तो याद होगा ना मॉडल फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट ना, टेबल ए बी सी डी ई,
That's Memorandum of Association, table FGHIJ. That's Articles of Association. Very easily, of course, you can write on that provision there. And एक और डिस्टिंग्विश करने वाला क्वेश्चन, ये भी आसान है. That's called red herring prospectus and abridged prospectus. पता नहीं दोनों में डिफरेंस क्यों करना दिया है, सिमिलैरिटी तो कुछ है ही नहीं दोनों में. जहां तक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 32 में डिफाइंड है, कहता है कि साहब ये बुक बिल्डिंग के काम में आता है. बुक बिल्डिंग के केस में जब शेयर्स की डिमांड हमको देखनी होती है, कितने प्राइस पर हम शेयर इशू कर सकते हैं वो देखनी होती है, तो हम बुक बिल्डिंग करवाने के लिए रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं. लेकिन एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस ये तो प्रोस्पेक्टस की रिप्लेसमेंट है. अगर हम पूरी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना चाहते हैं तो हम एप्लीकेशन फॉर्म के साथ प्रोस्पेक्टस की सेलिंग फीचर्स लगा देते हैं और ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मूव आउट होती है. और जिनको भी प्रोस्पेक्टस चाहिए, भाई ठीक है भाई, आपने प्रोस्पेक्टस हम आपको नहीं दे रहे हैं, हम आपको एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगी हुई है. अगर आपको डिटेल प्रोस्पेक्टस चाहिए तो आप हमको बताइए, हम आपको डिटेल प्रोस्पेक्टस भी प्रोवाइड कर देंगे. मतलब दोनों चीजें अपने आप में कंप्लीट डिफरेंस. और कुल मिलाकर मुझे तो लगता है कि बच्चों ने इनको कहीं अगर स्कैनर्स वगैरह में देखे होंगे, रट गए होंगे कि साहब ठीक है भाई ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह से डिस्टिंग्विश करने वाला. ऑफ कोर्स हम बड़े आराम से बना देंगे. देखो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन तो ठीक है भाई, जो नॉर्मल पढ़ा हुआ है ऊपर ऊपर से याद भी किया है सब कर लेंगे. मेन तो इंस्टीट्यूट ने एकदम 2A से जो क्वेश्चन पूछना शुरू किया है, लगता है कि हाँ लेवल है क्वेश्चन का. मतलब कोई ये साधारण एग्जामिनेशन नहीं है. मतलब क्वेश्चन का लेवल देख के लग रहा है कि साहब ये कंप्लीट जो एग्जामिनेशन है वो सीए फाइनल के लेवल में ले रहे हैं. सीए फाइनल में जैसे सारी की सारी केस स्टडी आती है. मतलब मैं 2A के बाद से जो क्वेश्चन देख के हैरान हूं, उसके साथ एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन केस स्टडी बने हुए हैं. मतलब इंसान अगर प्रैक्टिकली ध्यानों को देखा होगा, क्लास में बैठ कर अच्छी तरह से सुना है प्रोविजंस को, टीचर ने हर प्रोविजंस का प्रैक्टिकल इंपैक्ट बताया हुआ है, तो बड़े आराम से वो बच्चा जो है इन सारे क्वेश्चंस को बड़े आराम से निकालेगा. 2A में की बात करूं, हालांकि सब ये 1 की बात में नहीं करता, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है. इसके बाद से जितने क्वेश्चंस होते हैं, इट्स ऑल दिस ऑसम. मतलब कंप्लीट केस स्टडी. बहुत बढ़िया नॉलेज रखने वाला इंसान इसको अच्छी तरह कर पाएगा. एंड बढ़िया नॉलेज रखने वाला क्या, मतलब एक लेवल का नॉलेज ही है. मतलब एक बार बुक को गो थ्रू भी किए प्रॉपर्ली, देन वेरी इजीली कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन. लेकिन हाँ, याद करने के चक्कर में रह गए, तब तो एक बात क्लियर कर दूं, स्कैनर भी हेल्प नहीं कर रहा है आपके. स्कैनर्स प्रीवियस 10 अटेम्प्ट से क्वेश्चन करके चले जाएंगे, कोई हेल्प नहीं. सब के सब नए क्वेश्चन है, बिल्कुल नए क्वेश्चन. और जो क्वेश्चन अभी आया अभी आ गया, अगली बार फिर नहीं आएगा, अगली बार फिर कोई नई केसेस. चलिए मैं एक एक करके आपको इन सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करवा बताऊं, क्योंकि यहाँ दिमाग बहुत लग रहा है इनको सॉल्व करने. पहला क्वेश्चन तो बड़ा इजी है. एक्सप्लेन क्लियरली द मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. आपने पढ़ा होगा बड़ी अच्छी तरह से, कॉर्पोरेट व्हील की लिफ्टिंग, राइट ना. लिफ्टिंग और पासिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को कोर्ट कब डिसरिगार्ड कर देती है, जब रेवेन्यू प्रोटेक्शंस करते हैं कंपनी बना करके हम कोई पर्सन फ्रॉड कर रहे हैं, पॉसिबली ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के रेवेन्यूज की इवेजंस कर रहे हैं, वर्कमैन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं. तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई खास मैटर नहीं है. एंड वेरी इजली हर एवरीबॉडी कैन सॉल्व इट आउट. उसके बाद सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर में है, लेकिन सबका एक अच्छा लेवल है. मैं एक एक करके आपके सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ और मैं आपको इसकी एनालिसिस करके दे रहा हूँ इन सारे क्वेश्चंस की, ताकि अपने रेफरेंस में आप बड़े आराम से सपोर्ट कर सको कि आपका लेवल क्या रहा पूरे एग्जामिनेशन के दरमियान, कैसी परफॉर्मेंस आपकी रही एग्जामिनेशन में. मैं थोड़ा इन बातों को, क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं, मैंने सिर्फ इसको थोड़ा इसका फॉर्मेट चेंज करके इस पे डाला हुआ है. टेक नोट के फॉर्मेट में मैंने ले लिया ताकि स्क्रीन के ऊपर आपको इजीली दिखा पाऊं इन सारे क्वेश्चंस को. चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पे सेकंड 2A का 2, a company secretary of Joy Limited warned what step would you take in case the scheduled board meeting could not complete the agenda stated thereat. The items of business left untransacted are of extreme importance for the company's growth and same cannot be deferred until the next board meeting. Because of the urgency, advise the board about the steps to be
taken at the to get the untransacted item fast. ये पूछना क्या चाह रहा है भाई? बोर्ड मीटिंग हुई और बोर्ड मीटिंग में सारे रेजोल्यूशन जो हमारा एजेंडा में था वो पास नहीं हो पाया। रात होगी देखते देखते, हमने बोर्ड मीटिंग एडजर्न कर दी, बंद कर दिया, खत्म कर दिया। अब प्रॉब्लम हुई जो बचा हुआ आइटम है उसको कैसे हम पास करें, उसका हम क्या करें? और सबसे बड़ी बात कहता है कि वो बहुत अर्जेंट भी है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस ऑफ द कंपनीज ग्रोथ, और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक हम उसको डेफर भी नहीं कर सकते उनको। अब क्या करें? क्या कोई ऐसा टेक्निक है जहां बोर्ड मीटिंग बुलाए बिना ही हम रेजोल्यूशन पास करवा लें? है तो बताओ कौन सा टेक्निक है? पढ़ा होगा, याद आ रहा है? ये एक्चुअली पूछना चाह रहा है यहाँ पर, सॉरी, ये यहाँ पे एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन मींस आरबीसी, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। सेक्शन नंबर याद आ रहा है ना, 175 डायरेक्टर में पढ़ा होगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन डायरेक्टर से है, और मैंने तो देखा इस बार के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टर से बने हुए हैं। मैं बताऊंगा काउंट करके कितने क्वेश्चन डायरेक्टर से बने हुए हैं। आरबीसी मतलब कि हम क्या करेंगे, जो बचे हुए एजेंडा है, जो रेजोल्यूशन है, मेंबर्स के घर पे भिजवा देंगे, और मेजोरिटी ऑफ मेंबर ने वोटिंग कर दी फेवर में, तो हम कहेंगे कि साहब रेजोल्यूशन पास हो। नहीं, हम कहेंगे रेजोल्यूशन पास हो। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना, चेक कर लेना कोई ऐसा रेजोल्यूशन ना हो जिसकी रिक्वायरमेंट है कि वो बोर्ड मीटिंग में ही पास हो। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करने वाला रेजोल्यूशन आरबीसी नहीं रख सकता उसके ऊपर। सेक्शन 182 याद आ रहा होगा, 161 सबसेक्शन 4 कैजुअल वैकेंसी में डायरेक्टर अगर अपॉइंट करनी है तो आरबीसी नहीं लगेगा। 179 सबसेक्शन 3 वाले रेजोल्यूशंस आरबीसी यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब इन बातों का जरूर ध्यान रख लेंगे। अगर इनसे डिफरेंट एजेंडा है तो हम इन रेजोल्यूशंस को बोर्ड मीटिंग में नहीं पास करवाए हैं तो क्या हुआ, हम इसको रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से हम इनको जरूर पास करवा सकते हैं, आरबीसी से हम इनको जरूर पास करवा सकते हैं। ये हमारा एक फंडा होता है। तो सेक्शन 175 आपको यहाँ कोट करना पड़ेगा कि आपने सेक्शन 175 की बेसिस पर आंसर किया, क्या आपने यहाँ पे आरबीसी बोला? अगर बोला, लिखा, तो मेरे को एसएमएस करो, अपना नाम अकॉर्डिंगली लिखो, यस हमने आंसर ऐसे किया। और कितनी, सब तो हम एसएमएस नहीं कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली कितने मार्क्स लाए हो, ला सकते हो, इसको एनालाइज करने के बाद कैसा आपकी परफॉर्मेंस रही, आप जरूर मुझे एसएमएस करो। आई विल हेल्प यू आउट ऑफ कोर्स ऑन टू द एवरी मैटर। कोई डाउट हो तो जरूर पूछो। माय नंबर इज ऑफ कोर्स 9818248595 एंड यू कैन ऑफ कोर्स मेक इट आउट। आरबीसी यूज किया कि नहीं जरूर बताना कि तुमने यहाँ पे आरबीसी लिखा या नहीं लिखा, दिमाग में क्या चला, कुछ और तो खानियां नहीं बना दी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। 2A का थर्ड क्वेश्चन, जरा यहाँ पे आते हैं। ये देखो हमारे सामने क्वेश्चन पेपर भी है, ये हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे भी मैंने इसी चीज को डाला हुआ है। और सेम अभी दिसंबर 2015 के कंपनी लॉ के क्वेश्चन है, सीएस एग्जीक्यूटिव। आई एम मेकिंग द एनालिसिस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस हम एग्जीक्यूटिव के लिए। इकोनॉमिक लॉज की भी एनालिसिस आपको दूंगा जरूर, मैं आपको कैपिटल मार्केट की भी दूंगा, ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल लॉज की भी दूंगा, अप्रोप्रिएटली एडवांस कंपनी लॉ, प्रोफेशनल एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये सारे क्वेश्चन का आंसर एनालिसिस बहुत जल्दी जल्दी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो चलिए इसके ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन ये 3 का देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। क्या कहते हैं, एबीसी लिमिटेड इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी 2013। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज held as under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20%, भाई ठीक है भाई। आंध्र प्रदेश की सरकार 20%, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 10% एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 10%। Explain the provision of Companies Act 2013, state whether the said company be called as government company। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्या है? याद करो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तुम कहते हो सेक्शन याद रखना जरूरी है क्या? भाई ये सब बड़ा कॉमन सा सेक्शन है, कंपनी का डेफिनेशन बड़े कॉमन से सेक्शन, थोड़ा याद तो रखना पड़ेगा। और कंपनी लॉ तो ऐसे पढ़ो कि सारे सेक्शंस आपको फिंगर टिप्स पे जरूर प्रॉपर्ली याद हो। सेक्शन 2 क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन करता है और कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, अगर किसी कंपनी में 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ध्यान रखना 51% और मोर, नॉट मोर देन हाफ।
मैं मोर देन हाफ नहीं बोल रहा हूं, वो गलत हो जाएगा फिर। 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल अगर होल्ड करे तो देखते हैं हमारे यहाँ सरकार कितनी होल्ड कर रही है हमारी एबीसी लिमिटेड में। 20 प्लस 20 40 प्लस 10 50 प्लस 10 60 60% एबीसी लिमिटेड में गवर्नमेंट होल्ड कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट सब मिलकर होल्ड कर रही है। यानी कि एबीसी लिमिटेड क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है। बिल्कुल सही बात, एबीसी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा एक बात और सुनो, अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा दिमाग हिला रहा है। कहते हैं whether the employees of a government company can claim their salaries from the government of India। अरे भाई, कंपनी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम रेम्युनरेशन क्लेम कर सकते हैं? दिस इज द पॉइंट व्हिच वी हैव टू सी। कैन वी क्लेम द रेम्युनरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? एम्प्लॉय भी कहते हैं कि साहब तूने क्लेम करी है तो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट हमारी ऑफकोर्स एम्प्लॉयर है और हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लेम करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी भी कहती है कि देखो साहब, गवर्नमेंट मालिक जरूर है, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, सेपरेट लीगल एंटिटी, मालिक अलग है, कंपनी अलग है, तो रेम्युनरेशन क्लेम करने मालिक से क्यों जाओगे? गवर्नमेंट कंपनी के आपको जो शेयर होल्डर्स है उनके क्यों जाओगे? कंपनी से मांगो भाई। तो रेम्युनरेशन आप गवर्नमेंट से क्लेम नहीं कर सकते हैं। आप रेम्युनरेशन किससे क्लेम करोगे? गवर्नमेंट कंपनी से ही क्लेम करोगे, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी सरकार को बिल्कुल नहीं देने वाली। सरकार शेयर होल्डर है, सिर्फ मालिक जरूर है, लेकिन आप एम्प्लॉय किसके हैं? कंपनी के हैं। और कंपनी एंड मालिक की यहाँ पे क्या होती है? सेपरेट लीगल होती है। एंड यू कांट क्लेम द रेम्युनरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गुड ना? बिल्कुल सही सोचा और बिल्कुल सही दिमाग लगाया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी जो है ना, थोड़ा तो आउटस्टैंडिंग, बहुत आउटस्टैंडिंग है। उम्मीद थी कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन आ भी गया। सुनो, कहता है Reliable Limited holds 75% of the paid up share capital in Trust Limited। मैं थोड़ा डायग्राम बना के बताता हूँ, तब जाके ज्यादा क्लियर होगा। तुम भी जब क्वेश्चन पेपर में करो तो ऐसे थोड़ा डायग्राम जरूर बना लिया करो, अदरवाइज 4-5 बार क्वेश्चन ही पढ़ते पढ़ते टाइम वेस्ट कर दोगे। Reliable Limited और एक दूसरी कंपनी क्या हमारे पास? ट्रस्ट लिमिटेड, राइट ना? दो कंपनी है, रिलायबल लिमिटेड एंड ट्रस्ट लिमिटेड। अब ये कहते हैं ना, रिलायबल लिमिटेड इस ट्रस्ट लिमिटेड में 75% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है। तो एक बात बताओ, ये तो होल्डिंग कंपनी हो गई ना, और ये सब्सिडरी कंपनी होगी। गुड। अच्छा, दूसरा क्या कहता है? कहता है क्या, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ट्रस्ट लिमिटेड डिसाइड टू resolve as to hold 10% of paid up share capital of Reliable Limited। सुनो सुनो सुनो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या सोच रही है कि 10% शेयर्स जो है रिलायबल लिमिटेड का खरीदे, 10% शेयर्स रिलायबल लिमिटेड का खरीदे। However, certain members of the trust limited objected। इनके मेंबर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि साहब ये क्या कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये तुम नहीं कर सकते, ये तो वॉलेशन है कंपनी एक्ट की। क्या ये वाकई वॉलेशन है? क्या लगता है आपको, वॉलेशन है? भाई, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी की शेयर खरीद रही है, क्या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की शेयर एक्वायर कर सकती है? आंसर नो, नॉट एट ऑल। इट्स रियली नॉट अलाउड। शेयर होल्डर्स बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, इट्स नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। लेकिन अलाउड है ओनली इन 3 सिचुएशन, बट अलाउड ओनली इन 3 सिचुएशंस। अब बता दो कौन सा सेक्शन है वो 3 सिचुएशन कौन सा सेक्शन में है? सेक्शन नंबर याद आ रही है? 19। बिल्कुल, सेक्शन 19 को पकड़ लिया इंस्टीट्यूट ने। और 3 सिचुएशन तुम याद करो, जब मेंबरशिप चैप्टर पढ़ा होगा तो जरूर याद होगा। पहला, सब्सिडरी कंपनी इज होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी इन ट्रस्ट, ट्रस्ट में होल्ड कर रही है। दूसरी पॉइंट, सब्सिडरी कंपनी इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तीसरा पॉइंट, अरे भाई वो सब्सिडरी बनने से पहले से ही शेयर होल्ड करके आ रही है तो भी चलेगा। 3 पॉइंट। अब तीनों के डिटेल एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जा रहा हूं, क्लास में आओ, नेचुरली कहीं भी पढ़ो, व्हाटएवर टीचर जरूर आपको एक्सप्लेन करेंगे तीनों प्रोविजंस को प्रॉपर्ली डायग्राम बना करके। मैं भी तो बहुत एक्सप्लेन किया था, काफी डिटेल में पढ़ाया था आपको होल्डिंग एंड सब्सिडरी के रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड हियर। तो ये क्या हुआ, सेक्शन नंबर 2A। किसी ने भी कॉन्सेप्ट के लिए पता है
जरूर आंसर करेंगे इसको, लेकिन क्लास में ध्यान कहीं और लगा दिया था, कहीं घूमने उमने निकल गए थे, मिस किया है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करना थोड़ा टफ जरूर हो जाएगा, तो ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। कमिंग टू हैव द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज गिवन दैट, कहता है referring to the provision of Companies Act 2013 state as to when shall a company incorporated outside India be considered as a foreign company within the meaning on the following cases, the company shall consider as foreign company। अरे भाई वो कौन सा सर्कमस्टांसेस जहां पे एक कंपनी को हम फॉरेन कंपनी कह सकते हैं? मैं डेफिनेशन दिखाता हूं। कहते हैं क्या कंपनी रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया और उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो हम उस कंपनी को क्या कह देंगे? हम उस कंपनी को कह देंगे सीधा सीधा, हम उस कंपनी को क्या कह देंगे? वी कैन से दैट दैट कंपनी इज ऑफ कोर्स ए फॉरेन कंपनी, वी कैन से दैट दैट कंपनी इज ऑफ कोर्स ए फॉरेन कंपनी, राइट ना? अब जरा देखना, जरा यहाँ पे ध्यान देना, हमने भी फॉरेन कंपनी को काफी बढ़िया से एनालाइज करके बताया आपको, और क्वेश्चन थोड़ा और भी ध्यान रखना, बहुत कुछ आ रहा है इस क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, सिर्फ फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन ही पूछा गया, काफी कुछ पूछे गए, एंड वी आर जस्ट कमिंग ऑन दैट हियर। एक मिनट, मैं डेफिनेशन पहले आपके सामने यहाँ पे खोल लूँ ताकि समझाना आसान हो जाए मुझे। मैं डेफिनेशन खोलने जा रहा हूँ आपके लिए। मिल नहीं है फॉरेन कंपनी, कहीं डाला है कि मैंने अभी? एक मिनट, एक मिनट, अभी मुझे फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन की जरूरत है तो वो मिल नहीं रही। कई बार ऐसा होता है कि हम जिनको ढूंढना होता है वो उस वक्त नहीं मिलते, बाद में मिलते हैं। तो मिल गया, देखो देखो, फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 42 मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सबसे पहली शर्त क्या हो? इनकॉर्पोरेट का होनी चाहिए आउटसाइड इंडिया में। और दूसरी शर्त क्या होती है? कहते हैं हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, भारत में एक प्लेस ऑफ बिजनेस हो। कहां पर? भाई कहीं भी हो, या तो खुद से हो विद देमसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, या खुद हो या एजेंट के थ्रू काम करवा रहे हो, उनका एजेंट यहां अपॉइंट कर रखते हैं। फिजिकली हो या फिर फिजिकली हो या फिर कैसे हो? अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो। ये देखो ये देखो ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, मतलब बाहर कंपनी बैठी हुई है और रात को 12 बजे दुकान खोल लिया टीवी पे और कहते कि साहब पहले मैं बहुत काला था, अब मैं गोरा बन गया, ये क्रीम यूज किया मैंने, अगर आपको भी चाहिए तो आप ऑर्डर बुक कीजिए, ये हमारा टोल फ्री नंबर है, आप फोन कीजिए। वो टेलीब्रांड वाले वो क्रीम बेच रहे हैं, यहाँ कोई ऑफिस ऑफिस कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली सारी डील कर रहे हैं। क्या उनको भी फॉरेन कंपनी कहेंगे? आंसर बिल्कुल। ये कंपनी एक 2013 ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रहे हैं तो क्या हुआ, आप भी फॉरेन कंपनी के कैटेगरी में आओगे। पुराने एक्ट में ये प्रोविजन नहीं था इलेक्ट्रॉनिक मोड, अब होता है या तो एजेंट के थ्रू कर रहे हो, या फिजिकली कर रहे हो, या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कर रहे हो। रजिस्टर्ड विदेश होने चाहिए और यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हो, खुद से हो या एजेंट के थ्रू हो, इलेक्ट्रॉनिकली हो या फिजिकली हो, या फिर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में वो कंडक्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सामान यहाँ से बनाती है और सिर्फ सामान लेके चली जाती है और विदेश नहीं भेजती है, रॉ मटेरियल फॉरेन से यहाँ भेजती है, यहाँ बनाती है, फिर वहां भेजती है। भाई मोदी जी के मेड इन इंडिया से बहुत प्रभावित हुई, मेक इन इंडिया से बहुत प्रभावित हुई, सामान बनाने के लिए भारत आ जाते हैं और भारत से बना करके सारा सामान फिर विदेश भेज देते हैं। क्या वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी? बिल्कुल वो भी फॉरेन कंपनी कहलाएगी यहाँ पर। तो क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, बड़ा अच्छे से क्वेश्चन भी ग्रुप ने पूछा, कहता है ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैज ए रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। भाई ठीक है, who on behalf of company mainly receives orders from the customer, तो क्यों नहीं फॉरेन कंपनी होगी? बिल्कुल हमारे प्रोविजन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंपनी फॉरेन कंपनी कहलाएगी। और दूसरी बात कहता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया लेकिन बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग इंडिया में कर रही है, तो क्या फर्क हो गया? इतने लोग भारत आते हैं, आप भी आ जाओ मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, जनरल मीटिंग कंडक्ट करने के, इसकी वजह से हम आपको फॉरेन कंपनी थोड़ी ना कह देंगे, आपने कोई बिजनेस करते नहीं हो, सामान बनाते नहीं हो, हम आपको फॉरेन कंपनी यहाँ नहीं कहेंगे। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फोर्स फॉर फॉरेन कंपनी।
दिस इज द पॉइंट वी गॉट हियर। क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाना, बी के ऊपर। ये बी तो है ना, मुझे लगता है थोड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ लिया, हालांकि कोर्स से है, लेकिन इंस्टीट्यूट की जनरली ऐसी हैबिट नहीं थी कि इतना थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन बच्चों से पूछे। वो तो बराबर पूछती थी राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दीज फोर थिंग्स, 5 दे दिया, 4 से शॉर्ट नोट्स लिख लो, डिस्टिंग्विश कर दो, नहीं डिफाइन कर दो, डेफिनेशन दे दो। मतलब इस तरह से ये केस स्टडी बना करके, ये इस तरह से फाइनेंशियल स्टीयर दे करके, मतलब पेपर को टफ बना दिया। थोड़ा अलर्ट होकर पढ़ना पड़ेगा आपको, और अकॉर्डिंगली जैसे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन दे उस तरह की तैयारी अब से शुरू कर देनी है। और देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कहते हैं क्या, कंपनी की नेट प्रॉफिट है फॉलोइंग ईयर्स में डिस्क्लोज किया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2013, 14, 15, 10, 12, 8। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के क्या चाहते हैं कि चैरिटेबल पर्पस के लिए 3 करोड़ रुपए जो है, सम ऑफ 3 करोड़ नेट प्रॉफिट से वो दे दें, ठीक है। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द कंपनी। ये बोर्ड कर रही है, 3 करोड़ कर सकती है क्या? सेक्शन कौन सा लग रहा है, कुछ याद आ रहा है? डायरेक्टर से ये क्वेश्चन, ये पता नहीं इस बार डायरेक्टर से इतने क्वेश्चन क्यों आ गए। 181 आ रहा है, सेक्शन 181 याद है ना। 179 बोर्ड्स के पावर, 180 शेयर होल्डर्स के वो पावर जो बोर्ड से पूछ के, बोर्ड के वो पावर जो शेयर होल्डर्स के रेजोल्यूशन से एक्सरसाइज करती है। और 181 दैट्स ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन टू द चैरिटी। 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, याद आ रहा होगा इसे? नो, ये 181 है हमारे पास। और ये प्रोविजन कहता है कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में चैरिटी में कंट्रीब्यूशन 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट से ज्यादा होती है, 5% ध्यान रखना, एवरेज नेट प्रॉफिट से ज्यादा होती है, तो शेयर होल्डर से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा के पूछना पड़ेगा कि हम इस चैरिटी को करें या ना करें, है ना। बिल्कुल सही याद है आपको। 20, 12, 8, एवरेज कितना हो रहा है? एवरेज हो रहा है 10 करोड़। एंड 10 करोड़ का 5% कितना होगा, बता दो। 10 करोड़ का 5% कितना होगा? 50 लाख। बोर्ड इतनी चैरिटी कर सकती है, 50 लाख तक चैरिटी कर सकती है। और 50 लाख से ऊपर की चैरिटी करना चाहती है तो शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ही चैरिटी करने चल दी। तो चैरिटी करना इतना आसान थोड़ी ना है, शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। शेयर होल्डर के पैसे को ऐसे पानी की तरह थोड़ी ना बहा सकते। 3 करोड़ की चैरिटी करनी चले, आपकी लेवल है 50 लाख तक की, 3 करोड़ तक की चैरिटी करनी चले, ये तो बोर्ड सरासर गलत काम कर रही है, डिफॉल्ट कर रही है। शोल्डर से पूछना चाहिए था। अच्छा एक बात और, ये भी पूछता है, एक चीज और पूछता है कि सब क्या आपका आंसर डिफरेंट होता अगर 1 करोड़ तक की चैरिटी होती? बिल्कुल, हमारा आंसर फिर भी डिफरेंट होता है। 1 करोड़ का भी लेवल नहीं है बोर्ड का, 50 लाख तक चैरिटी करे चलेगा, उससे ऊपर चैरिटी करेगी तो शेयर से पूछना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। completely section is dedicated, question is dedicated to section number 181। एक चीज मैं बड़ा कॉमन देख रहा हूँ यहाँ पे, जुडिशियल केस स्टडी से सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो लिफ्टिंग एंड पासिंग ऑफ कॉर्पोरेट रूल वाला। लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन जो है ना सेक्शन बेस्ड केस स्टडी है, मतलब सेक्शन को ही केस स्टडी में डेवलप कर दिया है और वो पूछा है। इस बार इंस्टीट्यूट ये सब नहीं पूछ रही कि बताओ एडिशनल डायरेक्टर क्या होते हैं, ऑल्टरनेट डायरेक्टर पे शॉर्ट नोट्स लिखो, और डायरेक्टर अपॉइंटेड कैजुअल वैकेंसी पे शॉर्ट नोट्स लिखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ, एनुअल रिटर्न बताओ। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को अब हटा दिया। नहीं साहब, हम अब आपसे लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो डे टू डे समस्याएं कंपनी सेक्रेटरी के पास प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में आती रहती है। एनीवे चलो अच्छी बात है, अच्छे सीएस बन के आएंगे सामने, नॉलेजफुल पर्सन सामने आएंगे। सी को देखो, सी सी कहता है ए ग्रुप ऑफ पर्सन वांट्स टू फॉर्म ए कंपनी फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड एक्वायर द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी जगह पे टच किया। The group seeks your advice about the procedures and the conditions to be complied with. State the privileges and exemptions applicable to such a company under the provision of company 2030। अरे वाह क्या बात है, ये तो सीधा सीधा पूछता है कि भाई बताओ डॉर्मेंट कंपनी कैसे बनाए। नहीं, फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट। हाँ, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए तो डॉर्मेंट कंपनी बनाते हैं। और एक्वायर करनी है प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, इसके लिए तो डॉर्मेंट कंपनी बनाते हैं। तो क्या करना है, कंपनी जो है, मैं सीधे बताता हूं, सेक्शन 455 याद करते रहो। सेक्शन नंबर 455,
कंपनी आरओसी में एक फॉर्म फाइल करती है, फॉर्म का नाम MSC, फॉर्म नंबर MSC 1, ये फॉर्म फाइल करेगी आरओसी में, एप्लीकेशन देती है और आरओसी सर्टिफिकेट इशू करती है, MSC 2 में सर्टिफिकेट इशू करती है, राइट। और हमारी कंपनी अब गवर्नमेंट कंपनी बन गई, राइट ना। गवर्नमेंट कंपनी को एग्जामिनेशन भी है, क्या एग्जामिनेशन है गवर्नमेंट कंपनी को, बहुत अच्छी अच्छी एग्जामिनेशन है। पहले सेक्शन 173 गवर्नमेंट कंपनी को कहता है कि साहब आपको साल में 4 बोर्ड मीटिंग नहीं बुलानी है, आप ईच हाफ ईयर में एक बोर्ड मीटिंग बुलाओ, और ध्यान रखना 2 बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप कम से कम 90 दिनों का होना चाहिए। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में एग्जामिनेशन है, वो डिटेल फाइनेंशियल एग्जामिनेशन फाइल नहीं करनी होती है, शॉर्टकट ऑफ कोर्स एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हम वो आरओसी के पास फाइल करें, दैट वुड बी ऑफ कोर्स द मोर देन इनफ कंप्लायंसेस ऑन टू द मैटर कंसर्न विद द गवर्नमेंट कंपनी, इट वाज गवर्नमेंट कंपनी, दिस इज कॉल्ड हियर ऑफ कोर्स द मैटर कंसर्न विद द गवर्नमेंट कंपनी। चलिए एक बात और यहाँ पे बड़ी क्लियर हुई, काफी अच्छे प्रोविजंस, काफी अच्छे क्वेश्चंस हमारे को देखने को मिल रहा है, काफी अच्छे क्वेश्चन से सामना हो रहा है हमारा। और एक क्वेश्चन में डी पे आ जाए, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में डी, तो भाई माशाल्लाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑडिटर से क्वेश्चन पूछ लिया भाई, अच्छी बात है, ऑडिटर से। और कह रहा है कि मनोहर द ऑडिटर ऑफ दिल्ली लिमिटेड अपॉइंटेड बाय कंपनी इन द लास्ट जनरल मीटिंग हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ ऑडिटर of the company for some personal reasons, referring to the problem completed, answer the following: who is competent authority to accept and approve the resignation, and state the manner in which the vacancy caused by Manohar's resignation shall be filled. पहले तो मैं 1 का बता दूं आंसर, फिर मैं 2 के ऊपर आता हूँ, सिचुएशन में 2 के ऊपर मैं फिर आता हूँ। पहले मैं 1 को क्लियर करूँ आपके लिए, और फिर उसके बाद मैं सेकंड के ऊपर भी आता हूँ। वेरी इजीली स्मूथली वी शुड बी कमिंग ऑन टू दैट प्रोविजंस, वी शुड बी कमिंग ऑन टू दैट प्रोविजन। चलिए पहले तो हम रेजिग्नेशंस के प्रोविजंस को बेशक क्लियर कर लें, रेजिग्नेशन के प्रोविजन क्लियर कर लें। कहते हैं ऑडिटर अगर रिजाइन करते हैं ना, ऑडिटर अगर रिजाइन करते हैं तो अपनी रेजिग्नेशन वो कंपनी को देंगे, राइट ना, नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन। और दूसरी बात जो है हमारे पास आरओसी को भी देंगे, ठीक है ना, दोनों को देंगे। फॉर्म जाती है ADT 3 फॉर्म जाती है, ये तो नॉर्मल कंपनी की बात होती है, लेकिन अफकोर्स गवर्नमेंट कंपनी है ना, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो रेजिग्नेशन कंपनी को भी जाएगी, और आरओसी को नहीं जाएगी ना, CNDG को जाएगी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को जाएगी रेजिग्नेशन, दैट शैल बी द कंपीटेंट अथॉरिटी टू टेक द रेजिग्नेशन दैट वन। ADT 3 फॉर्म फाइल करनी है, लेकिन जिस बच्चे का क्वेश्चन है मैंने लिया जिसे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, OOBH, मैं भी लिखता हूँ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यहाँ क्यों मिलेगा भाई, रिमूवल पे मिलती है, रिमूवल पे। खुद रेजिग्नेशन करेंगे तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड किसको दोगे, नहीं, खुद तो रिजाइन ही कर रहे हो, किसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे, स्ट्रांग देयर, थोड़ा गलत हो गया। और एक बात और, स्टेट द मैनर इन व्हिच द वैकेंसी कॉज्ड बाय द मनोवर्स रेजिग्नेशन शैल बी फिल्ड। आप वैकेंसी जो हुई है उसको कैसे फिल करेंगे, मतलब ये वैकेंसी कैजुअल वैकेंसी हो गई है, कैजुअल वैकेंसी, और कैजुअल वैकेंसी के लिए रेफर करते हैं सेक्शन 139 सब सेक्शन 5। अच्छा इसका सेक्शन बता दो, सेक्शन 140 सब सेक्शन 2, दिस वन, एंड यह सेक्शन 139 सब सेक्शन 5। 139 सब सेक्शन 5 कहता है ऑडिटर के पोस्ट में अगर कैजुअल वैकेंसी आती है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से भरा जाता है, उसको बोर्ड रेजोल्यूशन से भरी जाएगी। लेकिन अगर ऑडिटर ने रिजाइन किया है तो बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस शेयरहोल्डर्स रेजोल्यूशन से अप्रूव भी करवाना पड़ेगा, शेयरहोल्डर्स रेजोल्यूशन से अप्रूव भी करवाना पड़ेगा। यू नीड टू ऑफ कोर्स पास द शेयरहोल्डर्स रेजोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द वैकेंसी। अगर वैकेंसी अराइज होती है, अगर कैजुअल वैकेंसी हो रही है तो से, एंड कैजुअल वैकेंसी हो रही है तो, लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो कैजुअल वैकेंसी को CNDG भरेगी, CNDG भरेगी, बोर्ड भरेगी, 30 दिनों के भीतर बोर्ड भरती है। लेकिन ऑफ कोर्स रेजिग्नेशन की वजह से अगर वैकेंसी आ रही है तो उसको 3 महीने के भीतर शेयरहोल्डर से अप्रूव भी करवाना पड़ता है,
you need to get it approved within 3 months there. This is called, of course, section number 139 subsection, of course, sorry, 5 मैंने बोल दिया था, subsection 8. This is called, of course, the point. This is called the matter which we have got here onto the matter concerned here. Anyway, it is, and दोनों पॉइंट बता दिया आपको, वैकेंसी की भरने की बातें, और दोनों इशू मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया. चलिए भाई 3A पे आ जाओ. ये भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत ड्रास्टिक है, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, और हम 3A के ऊपर आते हैं. मेरा समझना, ध्यान से सुनना चाहिए, और बड़े ध्यान से, बड़े पेशेंसफुली, और एकदम दिमाग लगा के समझना प्रॉपरली 3A को. क्या क्वेश्चन 3A कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ डिवाइन लिमिटेड decides to enter into contract with the monies the director of the company shall acquire. ये देख लो, बड़ी अजीब क्वेश्चन है. अजीब नहीं है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है. अनएक्सपेक्टेड इंस्टीट्यूट यहां भी टच कर सकती है, और भी केस स्टडी सेक्शन 192 को ले लिया यहां. तो इट इज कवर्ड सेक्शन नंबर 192 3A. मैं बता रहा हूं, restrictions on non-cash transaction, section number 192. एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ या किसी के साथ अरेंजमेंट करती है, राइट ना, और इस अरेंजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायरेक्टर का. सपोज दैट एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है वाई लिमिटेड, ये आपस में कोई अरेंजमेंट करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को करवाने में सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन जो है ना, ये देखो, ये होशियार डायरेक्टर का है. यही आया कंपनी में, दोनों का एमिकेबल टेबल पे लाया, दोनों के बीच निगोशिएशन करवाई, तब जाकर के ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ. ये नहीं होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता. बहुत फायदा हुआ एक्स लिमिटेड को. ये एक्स लिमिटेड का डायरेक्टर, एक्स लिमिटेड ने से पूछा, बता तुझे क्या चाहिए. वो कहता है मुझे एक फ्लैट दे दो. कंपनी ने भी बोला कि चलो ठीक है दे देंगे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करके उसको फ्लैट देने चाह रही है. लेकिन हाँ, सेक्शन 192 कहता है, अगर कोई अरेंजमेंट की वजह से डायरेक्टर्स को कंपनी को एसेट्स देती है, या डायरेक्टर के एसेट्स को एक्वायर करती है, इसको ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा. और यहाँ जो डायरेक्टर ने सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ये काम किया है, वो काम बिल्कुल गलत है. नहीं करना चाहिए था ऐसा काम. रिस्ट्रिक्शंस ऑन नॉन कैश ट्रांजैक्शन सेक्शन 192. तो याद होगा मैंने क्लास में जी पढ़ाता था इस सेक्शन को. तो बंदर, दो कैट्स, एक मंकी का एग्जांपल देता था. दो बिल्लियां थी, ब्रेड के लिए लड़ रही है, और मंकी आया, उनके बीच अरेंजमेंट करवा दिया, मंकी को ब्रेड का बेनिफिट मिल गया. याद होगा ऐसा कुछ बताया हुआ था. बिल्कुल वही चीज है. 4 नंबर में फंस गया क्वेश्चन यहाँ से. देख लिया, एक पॉइंट को भी हल्का ना लेना चाहिए. कुछ भी ऐसा ना सोचे कि ये इंपॉर्टेंट है, वो लेस इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दो, उसको पढ़ो. कंपनी लॉ है, क्वेश्चन टिपिकल टू टिपिकल इंस्टीट्यूट जरूर पूछेगी, और आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा. सेकंड पॉइंट आ जाओ. सेकंड क्वेश्चन कहता है, इट वाज, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें खैर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, टफ क्वेश्चन ही है ये. सिंपली कहते हैं, कंपनी मेमोरेंडम के अल्ट्रावायरस जाके कॉन्टेक्ट कर रही है, बताओ अल्ट्रावायरस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या वॉइड होगा. मेमोरेंडम के अल्ट्रावायरस चली गई थी. ये कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी ने किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं. कई बार ये क्वेश्चन आए भी हुए हैं. एसबरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रिच का केस याद होगा आपको. एसबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेज रिच. जो अल्ट्रावायरस कॉन्ट्रैक्ट होती है वो हमेशा नल एंड वॉइड होती है. इट वाज क्वेश्चन नंबर 3 पे आना. एक्सप्लेन द प्रॉब्लम कम रिलेटेड टू शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. भाई ये भी आसान कर दिया आपको. ये तो बहुत मतलब समझो इजी क्वेश्चन दे दिया. एसआर पास करवाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो ऑफकोर्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, प्लस क्रेडिटर की कंसेंट लेनी भी बहुत जरूरी है. कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स आपको ये भी चाहिए होगी. एंड वेरी इजीली यू कैन ऑफ कोर्स आंसर दिस क्वेश्चन. मतलब क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आपके लिए बिल्कुल इजी बन गया. मतलब इजीली यू कैन डू दैट, यू नो, क्वेश्चन 2 एंड 3. एंड क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, 4 कहते हैं, A durable limited incorporated company 2013 has on its board of director. अच्छा एक बात तुमको क्लियर कर दूं, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी 2013 इसको लिखने की वजह से हमारे आंसर्स में कोई चेंजेस नहीं आते हैं. तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखो.
हैज ऑन इट्स बोर्ड मीटिंग 5 डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है कंपनी में, अच्छी बात है. कंपनी हैज ऑल्सो अपॉइंटेड a company secretary. The financial statement of the company, balance sheet and P&L जो भी है 31st March 2015 का authenticate under the signature of director and the company secretary. Referring to the provisions of what you say that referring to the provision of नहीं, अच्छा वो बचा हुआ है तो ले लो. हाँ, referring to the provision of Companies Act, examine the validity of the authentication. What shall be the answer in case the company in question is one person company? अरे भाई देखो ये क्वेश्चन तो बड़ी इजी है और इसमें एक सिंपल थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको. सेक्शन नंबर 134 सब सेक्शन 1 से पूछा गया है. ऑथेंटिकेशन कौन करेंगे? बैलेंस शीट की एंड P&L की. तो मैं बता दूं, ये कहते हैं एट लीस्ट बाई, ऑथेंटिकेशन जो होगी बाई चेयरपर्सन कंपनी की, अगर बोर्ड से ऑथराइज है तो बाई बोर्ड. अगर चेयरमैन ऑथराइज नहीं है तो सुनो, दो डायरेक्टर, one of whom shall be MD, one of whom shall be MD if any. अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है तो MD साइन ना करे, अगर MD है तो MD जरूर साइन करेंगे, राइट ना. प्लस CEO कंपनी के if he is a director, if he is a director प्लस CFO भी साइन करेंगे प्लस कंपनी सेक्रेटरी भी साइन करेंगे. यहां एक गड़बड़ क्या हो गई है ना कि हमारी कंपनी में MD होते हुए भी MD ने साइन नहीं किया इसको, तो ये ऑथेंटिकेशन सही नहीं है, राइट ना. ये ऑथेंटिकेशन फिर सही नहीं. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ. काफी अच्छे से क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं आपके. क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाओ. 4 में देखो क्या मैटर है. 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस कम टू द पॉइंट. कहता है in view of the provision of Company Act 2013 relating to the securities premium account, whatever, state whether the amount linked the security premium account of a company can be used for the issuance of bonus share for the payment of dividend declared by company at a general meeting. भाई बोनस शेयर इशू करने के लिए तो कर सकते हैं, इसके लिए हम नहीं करते. डिविडेंड देने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इशू नहीं होती, क्योंकि डिविडेंड के लिए सिंपली कहा गया सिर्फ रिजर्व के डिविडेंड दिए जाएंगे, इसके अलावा कहीं और से डिविडेंड नहीं दिए जाएंगे. दिस वन. तो बोनस शेयर के लिए हमने यस बोला और इसके लिए हमने नो स्पेसिफाई किया. नेक्स्ट पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बस लिमिटेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑथराइज्ड कैपिटल 10 crore, paid up share capital 5 crore, general reserves 5 crore and debenture redemption reserve 2 crore. Board of director resolution past meeting decide to go for the buyback of shares extent of 20% of its paid up share capital reserve. Examine the validity of the board resolution. नहीं भाई, board resolution ये buyback नहीं कर सकती. 20% तक की buyback board resolution नहीं करती है. मैक्सिमम 10% तक की buyback board resolution से होते हैं. उसके ऊपर की buyback करवानी है मैक्सिमम 25% तक की, देन ऑफ कोर्स शेयरहोल्डर रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. यहाँ बोर्ड रेजोल्यूशन से बायबैक इट्स नॉट पॉसिबल. दिस इज कॉल्ड हियर, इट इज आल्सो नॉट अलाउड. दिस वन. सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर सी, फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज. फिक्स्ड चार्ज वो चार्ज होती है जो कि किसी पर्टिकुलर एसेट्स पे होती है, और फ्लोटिंग चार्ज वो होती है जो चार्ज एक एसेट से दूसरे एसेट के ऊपर शिफ्ट हो जाती है. दैट शुड बी कॉल्ड एज ऑफ कोर्स व्हाट, फ्लोटिंग चार्ज. देयर इज ऑफ कोर्स द डिफरेंस द फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज. दिस इज सच ए डिफरेंस. फिक्स्ड चार्ज कब, फ्लोटिंग चार्ज कब फिक्स्ड हो जाती है? कंपनी सीजे टू कैरी ऑन बिजनेस, नहीं कंपनी बिजनेस करना बंद कर दे, नंबर वन. नंबर टू, याद करो ना सब, अकॉर्डिंगली डिवेंचर होल्डर्स के डिवेंचर मेच्योर हो रहे हैं, रिडीम्पशन के लिए कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, तो फिक्स्ड चार्ज जो फ्लोटिंग चार्ज है वो क्रिस्टलाइज हो जाती है एंड फिक्स्ड हो जाती है. एंड क्वेश्चन नंबर डी, examine the validity of transfer and transition of shares in favor of minor under the provision of Companies Act 2013. बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा कंपनी एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं कि एज बार करे कि माइनर को शेयर्स ना दो, माइनर के नाम पे शेयर ट्रांसफर ना करो. लेकिन हाँ एक बात जरूर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल है. माइनर से हम कॉल डिमांड नहीं कर सकते हैं,
Contract with minor is what have an issue. Mohri Bibi versus Dharmodas case. और fully paid shares है company minor को दे रही है. There is no problem in that. This one, it can be given to of course the minor. Examine the value of transfer and transmission. This is also a very relevant question, very important question which we have got, which we have seen. कई बार पेपर में पहले ही क्वेश्चन आया हुआ है. इस क्वेश्चन में 5A पे आ जाना. फिर से यहाँ डायरेक्टर से क्वेश्चन है. ये भी डायरेक्टर से. अरे डायरेक्टर से इस पर बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं. नहीं, अच्छे खासे क्वेश्चन डायरेक्टर्स और जनरल मीटिंग को बिल्कुल छोड़ दिया इंस्टीट्यूट ने इस बार. The bright limited vacancy of a director is caused by the death of Mohan, a director of company. There are after 3 months of his joining the company as a director, the board of the company therefore appoints Sumit in his place, but did not seek the approval of the shareholder. Referring to the provision of Company Act 2013, examine the validity of the Sumit's appointment there. भाई सुमित की अपॉइंटमेंट तो वैलिड है ना, बिकॉज कैजुअल वैकेंसी में डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए बोर्ड को शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देयरफॉर अपॉइंटेड. बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग पास करो, इन बोर्ड मीटिंग सब्जेक्ट टू आर्टिकल करो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम एट ऑल दैट. इट वाज अपॉइंटमेंट वैलिड है. आंसर भी किसी ने सही लिखा है यहाँ पर, बिल्कुल अच्छी बात है. अच्छा, एक चीज और देखो. जॉनसन्स ए डायरेक्टर ऑफ दिशा लिमिटेड प्रोसीड्स ऑन लीव फॉर 8 मंथ्स. 8 महीने के लिए बाहर जा रहा है, अच्छी बात है. फ्रांस जा रहा है, और अच्छी बात है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट द मीटिंग अपॉइंट्स पीटर फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर. गुड. 8 महीने के लिए बाहर जा रहा है, 2 महीने के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट कर रही है, कोई बात नहीं. Accordingly, board of director meeting appoints 2 महीने. Article of company do not confer upon the board of director any such power to appoint anyone as alternate director. Referring to the provision of company 20, examine the validity of the above appointment. What shall be your answer in case board appoints teacher for entire period of Johnson's leave? एक बात यहाँ पे पिंच कर रही है मुझे. कहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी डू नॉट कन्फर अपॉन board any such power to appoint anyone as alternate director. alternate director का सेक्शन याद दिला दो, सेक्शन 161 सब सेक्शन 2. और ये कहता था बोर्ड alternate director अपॉइंट कर सकती है अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन हो या फिर शेयरहोल्डर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके ऑथराइज की हो. लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे सिंपली कहा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी डू नॉट कन्फर अपॉन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एनी सच पावर टू अपॉइंट एनी एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर. आर्टिकल में ये पावर है ही नहीं. और ऐसा नहीं लगता कि शेयरहोल्डर ने भी ये पावर बोर्ड को दे रखी है, तो बोर्ड ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्यों अपॉइंट करी फालतू में, टाइम वेस्ट किया. अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड. बोर्ड ने अपना टाइम वेस्ट कर दिया. देखना चाहिए था भाई, इसको एडवाइस करना चाहिए कि आपकी अगर आर्टिकल से पावर है तो आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर. देखो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट तब करते हैं जब आर्टिकल में पावर हो, सेक्शन 161 सब सेक्शन 1. ऑल्टरनेट सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 तब अपॉइंट करते हैं जब आर्टिकल में पावर हो या फिर शेयर होल्डर्स ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके ऑथराइज कर दिया हो. लेकिन कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट करने के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स करते हैं. सी पे आ जाओ. Examine the provision of Companies Act relating to the constitution of nomination committee, shareholders grievances committee. Is it mandatory? Is it mandatory to constitute a committee? Also state whether the, of course, paid up share to 5 crore and what will be the composition. अच्छी बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, स्मूथ क्वेश्चन है, कुछ केस स्टडी नहीं, ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है आपको, सीधे सीधे रेफर करना है सेक्शन नंबर 178 remuneration and nomination committee. Right, this one. And clause D पे आ जाओ. In terms of the province company, answer the following. Which companies are required to have the independent director? Thank God, independent director का definition नहीं पूछा. अगर definition पूछता तो section 149 subsection 6 लिखना पड़ता और आपका 1 घंटा इसके ऊपर लग जाता. लेकिन ये पूछता है कौन सी कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखेगी. वेरी इजीली, लिस्टेड कंपनी में पूरे बोर्ड का 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होंगे और जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर पब्लिक बोरिंग 50 करोड़ से एक्सीड कर रही है, तो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ते हैं. और ऑडिट कमेटी की कंपोजिशन की वजह से ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है तो हम और ज्यादा रखेंगे. दिस वन. ये पूछता है टेन्योर क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का.
What is the tenure and the number of terms? Tenure or terms? Tenure 5 years and terms 2 terms. बस मतलब इंडिपेंडेंट रिक्वायर्ड मतलब 5 years प्लस 5 years का 2 टर्म, या फिर तुम अगर कम समय के लिए भी अपॉइंट करते हो तो मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड ये. नाउ coming to have to see the question number 6. Question number 6 के ऊपर आ जाओ. Examine with reference to the provision of Company Act 2013 the meaning and importance of secretarial audit. भाई ये तो secretarial audit पूछ लिया. यहाँ पे what are the which companies are required to get the secretarial audit? Section number 204 आपने रेफर किया है. बिल्कुल, तो आपने बड़े अच्छे आंसर किए. सेक्शन नंबर 204 कोई केसेस भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. Who are the KMP? बिल्कुल KMP को डिफाइन किया आपने, बड़े अच्छे से किया होगा KMP को डिफाइन. मैं यहाँ पे भी आपको KMP के इश्यूज थोड़ा डिस्कस कर दूं आपके लिए. जस्ट अ मिनट. थोड़ी सी बात यहाँ पे हमारे सामने आ रही है. एनीवे सेक्शन 2 क्लॉज 51 डिफाइन द KMP, और आप KMP के डेफिनेशंस के आप इनको रेफर कर सकते हैं इस पूरे के पूरे सिनेरियो को. एंड anyway, and one more section you may refer here, that you know, section number 203. Section number 203. बोर्ड रिजोल्यूशन से KMP अपॉइंट होते हैं. आपको याद होगा बोर्ड रिजोल्यूशन से KMP अपॉइंट करते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है, आसान है. आपको इसलिए स्लैब्स याद रखने पड़ेंगे. शेड्यूल 5 से है, कहता है एमडी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी है. ऑथराइज शेयर कैपिटल आपको दिया है, पेड अप डिवेंचर, सिक्योरिटी अकाउंट, रेवेन्यू. ड्यू टू लॉस इन द फाइनेंशियल ईयर द कंपनी इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे द रेम्युनरेशन. लॉस है, एमडी को रेम्युनरेशन नहीं दे पा रही है. As per the agreement of service, Jyoti and company in case loss in adequacy of the profit in the financial year C to be paid in remuneration on the basis of effective capital of the company. आपको इफेक्टिव कैपिटल देखना पड़ेगा, और इफेक्टिव कैपिटल पे क्या रेमुनरेशन बनेगी आपको ये देखना पड़ेगा. बेस्ड ऑन द प्रोविजन डिसाइड द मैक्सिमम रेमुनरेशन जो हम ज्योति को पेमेंट कर सकते हैं. तो ज्योति को पेमेंट करने के लिए आपको इफेक्टिव कैपिटल लेना पड़ेगा. आपने यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल लिया 10 करोड़, और आपने डिवेंचर रिडीम्पशन रिजर्व्स अकाउंट छोड़ दो. सिक्योरिटी पेमेंट अकाउंट आपने 20 करोड़ का ले लिया, 20 + 30, एंड अकॉर्डिंगली आपने ये सिचुएशन को स्पेसिफाई किया. तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल के इश्यूज को बताऊंगा. इफेक्टिव कैपिटल का क्या मैटर है, और इस मैटर के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एनालाइज करवाऊंगा सिचुएशन. थोड़ा ध्यान देना, एंड ताकि ये क्वेश्चन भी हमारे प्रॉपरली सॉल्व हो जाए, एंड वेरी इजीली वी कैन हैव दैट पॉइंट गॉट देयर. यहाँ देखिए हमने आपके लिए थोड़ा सा मैटर निकाला है इफेक्टिव कैपिटल का. और इफेक्टिव कैपिटल लेने के लिए आपको करना क्या है. पेड अप शेयर कैपिटल आपका 60 करोड़ है. हमने ये 60 करोड़ सॉरी ऑथराइज शेयर कैपिटल लिए. पेड अप शेयर कैपिटल आपका 10 करोड़ है, हमने 10 करोड़ ले लिया. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपका ये भी मेरे ख्याल से यहाँ पर 10 करोड़ है. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जैसे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 10 करोड़, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20 करोड़ है. हमने 20 करोड़ को भी यहाँ पे ऐड करना है. एंड P&L की आपकी नेगेटिव बैलेंस हो रही है, तो हम इसको माइनस भी जरूर करेंगे. 10 करोड़ नेगेटिव बैलेंस हम इसको माइनस करेंगे. एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व्स जो है, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें, लॉन्ग टर्म टेबल रिवैल्यूएशन रिजर्व्स की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं. एंड ये हमारा पूरा पॉइंट बनता है. अब इसमें से माइनस करते हैं एग्रीगेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर कुछ किया है. एक्युमुलेटेड लॉसेज जो है हमने वो माइनस करना है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस करनी है. तो याद होगा हमने एक्युमुलेटेड लॉस यहाँ पे ले लिया, जो हमारा लॉस है हमने माइनस किया 20 और 10, 20 करोड़ और माइनस 10 करोड़, यानी कि हमको ये पूरा बनना है 20 करोड़. हमारा इफेक्टिव कैपिटल हो गया. अब इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे हम इसको कितना पेमेंट कर सकते हैं बिना ऐसा पास किए.
तो हमें ये स्लैब्स को जरूर देखना पड़ेगा। स्लैब्स हमारे यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, स्लैब्स जो है वो हमारा स्पेसिफाई कर रहे हैं। मैं आपको स्लैब ला रहा हूँ, थोड़ा स्लैब्स को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये सारी आपने पढ़े होंगे, अगर 5 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ के बीच है, यानी कि हमारा तो 20 करोड़ है, हम इस स्लैब में हैं, तो हम 42 लाख तक पेमेंट कर सकते हैं पर मैनेजर पर्सन को ईयरली ईयरली। और एसआर पास कर दें तो ये डबल हो सकता है, बाई एसआर हम ये 2 to 4 84 लाख पर एनम हम ज्योति को पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा पेमेंट करनी है, देन वी नीड टू हैव द अप्रूवल ऑफ द central government at home. Then maximum remuneration which we can pay to the Jyoti, uh, Jyoti, that's of course rupees 84 lakhs. लेकिन 84 lakhs पेमेंट करने के लिए हमको एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, प्लस हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और एक बात हमारा और क्लियर है, रेमुनरेशन एंड नॉमिनेशन कमेटी की अप्रूवल भी चाहिए। और प्लस एक बात और इम्पॉर्टेंट है, डेट्स की या डिवेंचर्स की या डिपॉजिट्स की डिफॉल्ट जो है पिछले साल पिछले फाइनेंशियल ईयर में 30 दिन तक की लगातार डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब चीज सेटिस्फाइड हो रही है, देन 84 लाख तक हम ज्योति को पेमेंट कर सकते हैं। देयर वॉन्ट बी एनी प्रॉब्लम, वी कैन मेक द पेमेंट टू ज्योति अप टू 84 लाख। दिस इज द कंप्लीट मैटर, दिस इज द कंप्लीट थिंग व्हिच वी हैव गॉट देयर। तो देखते हैं इस चैप्टर में कौन चैप्टर इस बार का पूरे के पूरे एग्जामिनेशन का हीरो रहा और कौन से चैप्टर जो है बिल्कुल जीरो रहा, मतलब जिससे क्वेश्चन पेपर में नहीं आए। थोड़ा हम इस पॉइंट को भी एनालाइज करें, समझें कि कहाँ कहाँ से हमको क्वेश्चन जो है आप पढ़ के गए थे, उम्मीद थी कि यहाँ से क्वेश्चन बड़ा आएगा, आपको निराशा हुई एग्जामिनेशन में जाके देखा तो क्वेश्चन ही नहीं आए पेपर में। मैं थोड़ा बता दूं, इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है, जो हम वेटेज की बात करें, सबसे ज्यादा जो वेटेज की बात करें, डायरेक्टर डायरेक्टर से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टर से भरे हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा लिबरल देखें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्लस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यहाँ से भी क्वेश्चन थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो है पूरा पूरा थोड़ा गवर्नमेंट कंपनी भी टच किया था, फॉरेन कंपनी भी था, एंड अकाउंट्स ऑफ कंपनी जो साइनिंग वाला था, एंड ऑडिट। मतलब हमारा मेंबरशिप भी हमारा पूरा का पूरा पेपर यहीं पे सर्कुलेट कर रहा था इस बार। लेकिन कुछ चैप्टर जहां बिल्कुल अनटच रहा, जो क्वेश्चन पूछे जाते थे नहीं पूछे गए। ये कंपनी सेक्रेटरी वाला चैप्टर नहीं आया, रजिस्टर, डिवेंचर्स, मतलब ये सारे चैप्टर इस बार इंस्टीट्यूट ने टच नहीं किया, डिविडेंड भी टच नहीं किया, तो बहुत अच्छा किया, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट नहीं किया। 4 से क्वेश्चन जरूर आया, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं आया, पब्लिक डिपॉजिट भी निराश किया, नहीं आया क्वेश्चन। बाईबैक से भी एक हल्का क्वेश्चन आ ही गया आपको, बाईबैक से भी आ गया आपको एक क्वेश्चन, एंड ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन से भी एक आ गया, शेयर से भी क्वेश्चंस आ गए थोड़े बहुत, प्रोस्पेक्टस निराश किया, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल से क्वेश्चन आ गए, इंट्रोडक्शन से भी आ गया, जहाँ पे कंपनी की बेसिक बातें, लिफ्टिंग पासिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील्स वाली बातें, इन सारी बातों से, इन सारे इश्यू से क्वेश्चन हमारे को पूछे गए पेपर में। कुल मिला के पेपर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, लेवल अच्छा इंस्टीट्यूट ने मेंटेन किया, बहुत बढ़िया, अच्छा ही नहीं मैं कह सकता, बहुत बढ़िया लेवल मेंटेन किया। आई एक्सपेक्ट, आई होप आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में देते रहे, ताकि अच्छे से अच्छे कंपनी सेक्रेटरी, स्मार्ट कंपनी सेक्रेटरी जो है इंडस्ट्री को मिले, अच्छे कंपनी सेक्रेटरी जरूर है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपकी स्टडी बड़ी अच्छी रही है, आपने भी बड़ी अच्छी पढ़ाई की हुई है, जरूर पास करोगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर watching this lecture. Thank you very much. Coming with, of course, one more analysis of economic laws. Apart from that, CS professional, advanced company law, and corporate restructuring. Just wait for that. No, we are just coming on to that. All this different analysis. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.